क्या देखेंगे, टॉप 20 मैथ्स को देखेंगे और फिर टॉप 20 रीजनिंग को तबाह करेंगे। टॉप 20 मैथ्स, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टॉप 20 मैथ्स का करने वाले हैं धुआं धुआं। तो टॉप 20 मैथ्स सुपर फास्ट हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप सभी को पीडीएफ उपलब्ध रहता है तो आप सभी देख ही लिए होंगे। क्वेश्चन कहता है कि दो समीकरण है, यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशन है। बोर्ड समीकरण 2x + 3y + 11 = 0, 6x + ky + 33 = 0 संपाती रेखाओं को निरूपित करती है। संपाती रेखाओं को निरूपित करती है मतलब आप समझ सकते हैं, संपाती रेखाओं को निरूपित करती है। संपाती मतलब अनेक हल होता है, मतलब एक रेखा और उसी पर दूसरा रेखा। संपाती के मतलब हो गया एक दूसरे के ऊपर। संपाती के मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाना, एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ये होता है संपाती। अर्थात अनंत हल, जब दो रेखाएं संपाती है तो समझिए वहां पर समीकरण के अनंत हल है। कितने हल है? अनंत हल है। अनंत हल जब भी होता है, मैंने आपको बताया था कि अनंत हल हो तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। याद है आपको? जब संपाती हो गया दो रेखाएं यदि एक दूसरे को एक जगह काट रहे हैं तो एक हल होंगे। तो ऐसा स्थिति में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2। समझ रहे हैं? जब दोनों रेखा पैरेलल हो, समानांतर हो, समान दूरी पर हो तो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, तो कोई हल नहीं होगा। उसके लिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। लेकिन संपाती के मतलब होता है अनंत हल होना। अनंत हल के मतलब हुआ कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 x के बगल वाला हो गया 2, यहाँ बटा 6 बराबर यहाँ बाई के बगल वाला 3, यहाँ बाई के बगल वाला k, तो इसी से तो निकल जाएगा। यहाँ हो जाएगा 11 इधर हो जाएगा 11/33। तो कोई भी दो लेके चलिए, कोई भी दो को लेके चलिए, इसी को लेके चल दीजिए या उसको भी लेके चल सकते हैं। 2 1 2 2 3 6, तिरछा गुना करेंगे तो k बराबर 3 3 9। आप ही दोनों को भी लेके चल सकते हैं तो 11 3 33 3 3 9, यानी k बराबर 9 हो जाएगा। तो एक चीज तो कंडीशन याद रखिए कि दो रेखाएं जब संपाती हो मतलब वहां अनंत हल की बातें कर रहा है। या ये भी लिख सकता था कि समीकरण इतना और इतना के अनंत हल है, तो अनंत हल मतलब भी वही चीज लगाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है। यदि एक बाइक का अंकित मूल्य 75,200 तो दर्शन को कंपनी से नगद में बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना होगा? तो बोले सर नगद खरीदने पर 5% डिस्काउंट है, अंकित मूल्य है 75,200, तो इसकी तुलना 100 से, और नगद खरीद रहा है तो 5% डिस्काउंट यानी 95 से, तो यहाँ नकद भुगतान करेगा तो 95% करेगा। तो आप इसको आराम से काट के बना सकते हैं। छोटा कर लीजिए आराम से, 2 शून्य से 2 शून्य काटिएगा तो थोड़ा बड़ा गुना हो जाएगा। 19 5 95, 20 5 100। अब 20 से इसको काट दीजिए, 20 से मतलब 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और 2 से काट दीजिए इसको, 2 3 6 हो गया, 1 बच गया, 2 7 14, 2 6 12, इतना बार में। अब 19 से गुना करिए, 1 0, 19 6 114 के 4, बचा कितना 11, 19 7 133 और 11 144 के 4, बचा 14, 19 3 57, 57 में 14 जोड़ेंगे तो हम सभी का आ जाएगा 71। तो यहाँ पे 71,440 ऑप्शन मिला लीजिए। तो क्लियर हो गया मेरे शेर बहादुरों, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन आप जितना करिएगा आप में स्पीड और कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 720 को गुना करने पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 720 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन बनाना है तो सर्वप्रथम आप जो दिया गया संख्या उसको अभाज्य फैक्टर में तोड़े, तो 2 से इसको तोड़ेंगे।
36 दूनी 72, फिर 2 से इसको तोड़ेंगे, 18 दूनी 36, फिर 2 से 90 दूनी 180, फिर 2 से तोड़ेंगे 45, फिर 3 से तो 15, फिर 3 से तो 5 बार में। पूर्ण वर्ग यहाँ पर दो चीज बोल सकता है, कभी कभी बोलेगा कि किससे गुना करे कि पूर्ण घन बन जाए, कभी कभी बोलेगा किससे गुना करे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। जब बोले पूर्ण वर्ग बन जाए तो 2-2 का ही गुण बनाना है, बोले पूर्ण घन बन जाए तो 3-3 का ही गुण बनाना है, पूर्ण वर्ग बन जाए तो 2-2 का ही गुण बनाना है, पूर्ण घन बन जाए तो 3-3 का ही गुण बनाना है, तो 3-3 का ही गुण बनाना है, 2-2 का। तो यहाँ 2 का युग्म बन गया, 2 का युग्म बन गया, 2 का, तो 5 सिंगल रह गया। तो कितना से गुना करने की जरूरत है, तो 1 और 5 से। तो कितना से गुना करने की जरूरत है, 5 से गुना करना होगा, 5 से गुना करना होगा, 5 से गुना करना होगा। पूर्ण वर्ग बनने के लिए कितना से गुना करना होगा, तो 5 से गुना करना होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आ जाइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत लाजवाब है। बाबू कह रहा है निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करें। माध्य मतलब क्या होता है, माध्य मतलब होता है औसत। औसत, औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। औसत बराबर होता है मेरे शेर बहादुरों योगफल बटा संख्या। माध्य बराबर होता है औसत और औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो ये ऊपर वाला है औसत, x होता है औसत, आई फ्रीक्वेंसी मतलब ये संख्या नीचे दर्शाता है। तो 5 चौका 20 हो जाएगा प्लस 6 अठे 48 हो जाएगा प्लस 14 सते 98 हो जाएगा प्लस 11 अठे 88 हो जाएगा प्लस 9 तिया 27 हो जाएगा बटा 4 8 12 14 26 और 11 35 और 3 40। अब इसको जोड़िए और भागा दे दीजिए, जोड़ दीजिए 7 और 8 15। जोड़ने घटाना ही तो सबसे मुश्किल है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करते रहिएगा तो आप स्पीड में कैलकुलेट कर लीजिएगा। एग्जाम एएलपी का एग्जाम डेट के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, आप लोग भी साथ दीजिए, जरूर जल्दी होगा और सीट भी बढ़ना चाहिए। 7 8 15 15 15 8 23 23 23 23 8 31 31 0 31 31 के 1 बच गया 3 बच गया 2 और 8 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 9 19 19 19 19 19 19 4 23 23 2 25। फिर से आइए 2 8 10 10 9 19, पहले तो 7 8 15 15 15 8 23 23 23 8 31 के 1 बचा 3 2 और 3 5, पहले जोड़ते थे 5 8 13 13 13 9 22 22 22 22 4 26 और 2 28 बटा 40। अब 40 से भागा देंगे तो बोलिए सर 40 से 4 7 28, तो 7 पॉइंट 4 7 7 बार में 280 खत्म, बच गया 1 बच गया, दशमलव देंगे 0 बैठेगा तो 0 बार 10 है, फिर 0 देंगे तो 100 हो गया, तो 40 दूनी 80, फिर 20 बच जाएगा, 0 देंगे 40 बचे 200, तो 7.025 हम सभी का यहाँ पर माध्य हो जाएगा। माध्य मतलब औसत, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। बढ़िया है। जून टू अगस्त दिया है तो ले लेगा, एग्जाम डेट जल्दी ही आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है मेरे शेर बहादुरों की नीचे दी गई तालिका में 6 सत्रों में से प्रत्येक में छात्रों ए बी सी डी और ई द्वारा प्राप्तांकों ए बी सी डी और ई द्वारा प्राप्तांकों का प्रतिशत दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे तालिका का अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट एबीसीडी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6, ये 6 सत्रों की बात की गई है, कितना कितना नंबर वो लाया है। पूछ रहा है इनमें से किस छात्र ने पहले यानी प्रथम सत्र में प्राप्तांकों का प्रतिशत में सभी छात्रों के प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत के निकटतम है। तो पहले हम प्रथम सत्र का सभी छात्र का औसत निकालेंगे और उसमें कौन छात्र, तो ये प्रथम सत्र है, हम प्रथम सत्र का औसत निकालते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का औसत, औसत बराबर क्या होता है योगफल बटा संख्या। तो जोड़ेंगे 4 4 5 9 9 9 9 18 18 6 18 6 24 के 4 या 6 9 15 15 15 15 5 20 4 24 4 बचा 2 6 बकिया 2 8 8 5 13 13 4 17 17 17 5 22 22 और 7 29, इधर से जोड़ लिए 7 5 12 12 12 12 12 4 16 16 5 21 21 और 6
27 दून 30, तो 294, तो 294 बटा 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट है, 5 से भाग, तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 25, बच कितना गया 4, 4 है ना बचेगा, तो 4 बच गया, 4 पर 4 44, तो 5 नमा 45, लगभग 59, 59 लगभग 58.9 समथिंग, तो लगभग 59 आएगा, औसत 59 है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें ज्यादा औसत, रेशियो और प्रतिशत ही पूछेगा। ये पूछ रहा है इनमें से किस छात्र के फर्स्ट सत्र में, प्रथम सत्र में प्राप्तांकों का प्रतिशत सभी छात्रों के औसत से निकटतम है। तो सभी का औसत निकालना है, तो प्रथम सत्र का पांचों का औसत जोड़ के 5 से भाग 59 के करीब आया, तो कौन छात्र है, डी है जो 59 के करीब है। तो यहां पर हम सभी का आंसर जो होगा इसमें डी है। डी कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो डी है। तो यहां पर हम सभी का आंसर डी हो गया। आ जाइए, छठा भी इसी पर है। 6 सत्रों के लिए ए और ई के कुल प्राप्तांक प्रतिशत का लगभग औसत अंतर क्या था। ए और ई का औसत अंतर पूछ रहा है, तो ए और ई का हम लोग क्या करेंगे, ए और ई का 6 सत्रों का ए और ई का जोड़ देंगे, उसका अंतर करके भागा दे देंगे 6 से, यही ठीक रहेगा। ए और ई का जोड़िए, ए का जोड़िए, पहले ए का जोड़िए, ए का टोटल जोड़ेंगे तो 4 4 9 4 13 13 3 16 16 16 8 24 24 2 26 26 और 6, तो 26 और 6 32 के 2, या आगे जो 6 2 8 8 16 16 16 3 19 19 और 9 28 28 और 4 32 के 2 बचा 3 3 आई वाला 7 10 10 7 17 17 7 17 7 24 24 24 24 7 31 31 31 7 38 38 38 और 8 38 और 8 46, 462 हो गया। औसत निकालना 6 से भाग, लेकिन अंतर ही तो करना है, यहां पर 6 से भाग दे के अंतर करें या बाद में 6 से भाग। ई का अब ए हो गया, अब ई का देखते हैं, ए और ई 6 6 12 12 12 1 13 13 1 14 14 14 14 9 23 23 2 25 के 5 बचा 2, या 2 2 9 2 11 11 1 12 12 1 13 13 6 18, फिर से 2 9 11 1 12 12 1 13 13 6 19 19 6 25 के 5 बचा 2, 6 या 2 8 8 7 15 15 7 15 7 22 22 22 8 30 30 8 38 38 और 9 38 और 9 47 बटा कितना 6। अब बोल रहा है कि यहाँ पर भी बटा में 6, ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 462 औसत का अंतर 462 बटा 6, 475 बटा 6 माइनस 462 बटा 6। ई और ए, ई है 475 बटा 6 इसका औसत, और इसका है 462 बटा 6। हम सभी का एलसीएम 6 होगा, 462 में से 75 घटेगा। 6 सत्रों के लिए ए और ई के कुल प्राप्तांक प्रतिशत का लगभग औसत अंतर क्या था, तो 75 में से 62 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 13, तो यही आ गया लगभग 6 दूनी 12 2.1, यानी लगभग 2%, लगभग 2%। तो यहां पर जो अंतर हो गया दोनों का, ए और ई का लगभग 2%, ए और ई का जो अंतर हो गया मेरे शेर बहादुरों लगभग 2%। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। चलिए थोड़ा मैं ग्लूकोज का पानी पी लेता हूं, एनर्जी आ जाएगी। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम सभी का है 7। किस सत्र में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांकों के औसत पर विचार करते हुए उस सत्र के दौरान प्राप्तांकों के प्रतिशत में सर्वाधिक सुधार परिलक्षित होता है, तथा किस सत्र में, यहां भी पीछे डायग्राम ही देखना पड़ेगा, किस सत्र में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांकों के औसत पर विचार करते हुए उस सत्र के दौरान प्राप्तांकों प्रतिशत में सर्वाधिक सुधार हुआ है। मतलब किस सत्र में सभी छात्र, क्या बोल रहा है, किस सत्र में सभी छात्रों के द्वारा प्राप्तांकों के औसत पर विचार करते हुए उस सत्र के दौरान प्राप्तांकों के प्रतिशत में सर्वाधिक सुधार हुआ है। मतलब यहाँ पे हमें डायग्राम फिर से देख, ये टैबुलेशन टेबल देखना पड़ेगा, किस सत्र में सर्वाधिक सुधार हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ 74 से 79 हो गया है, सभी छात्र का देख रहे हैं। तो यहाँ पर तो 5 बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर फिर 4 घट गया, तो ये हम सुधार नहीं कह सकते हैं इसको,
ज्यादा सुधार नहीं किया। यहां से यहां भी घट गया है, यहां बढ़ा है, यहां मुझे लगता है केवल बढ़ा है। यहां मतलब ये करना होगा कि सभी छात्रों का जोड़ना पड़ेगा, किसमें औसत में ज्यादा सुधार हुआ है। तो देख लीजिए, ई 294, इसको भी जोड़िए। 9 1 10, 10 3 13, 9 1 10, 10 3 13, 13 13, 13 9 22, 22 6, 22 6 28। गर्मी लग रहा है, काहे गेट खोल, गर्मी भी लग रहा है बाबू। तो यहां पे क्या करना होगा, सबको जोड़ना होगा। तो जोड़ दीजिए। हाँ फिर से आइए। 9 1 10 3 13, 13 13, 9 6 15, 28 के 8 बच गया 2, 7 2 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 23 7 30, 308। फिर यहां देखिए, 8 3 8 3 10, सॉरी 8 3 11, 11 8 19, 1 20 के 0 बचा 2, 7 2 9 5 14, 14 5 19 6 25 और 7 32, 320। 7 1 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 13 13, 8 21, 13 8 21 के 1 बच गया 2, 8 2 10 5 15, 5 20 5 25 और 7 32। यहाँ पे देखिए 9 9 18, 18 2 20 और 2 22 के 2 बचा 2, 8 2 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 7 35। यहाँ पे देखिए 2 और 7 9, 9 6 15, 15 15, 15 9 24, 24 24 6 30 के 0 बचा 3, 9 3 12, 12 5 17, 17 17 6 23, 23 23 6 29, 29 और 8 37। तो आप देखिए कि किसमें औसत औसत भागा देना है सभी का, तो सब में तो 5 से भाग देना है। तो देखिए कि किसमें ज्यादा बढ़ा है। यहाँ पे 94 से 308 हो गया है, तो यहाँ कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे 6 8 14 बढ़ा है। यहाँ पे कितना बढ़ा है, 12 बढ़ा है। यहाँ पे कितना बढ़ा है, केवल 1 बढ़ा है। यहाँ पे कितना बढ़ा है, तो बोलिए सर 31 बढ़ा है, तब ना 321 से 352 हो गया। यहाँ पर 352 से 370 हुआ, तो 18 बढ़ा है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है इस सत्र में, मतलब चौथा से पांचवा सत्र में, मतलब पांचवा सत्र में ज्यादा सुधार हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है किस सत्र में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांकों के औसत पर विचार करते हुए उस सत्र के दौरान प्राप्तांकों के प्रतिशत में ज्यादा सुधार हुआ। तो पांचवा सत्र में ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो पांचवा सत्र में ज्यादा हुआ है, पांचवा सत्र में ज्यादा हुआ है, पांचवा सत्र में ज्यादा हुआ। बढ़िया है, बरसात आज होगा, चलो ठीक है, बढ़िया मनीष भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों, बड़े आगे। नीतीश कुमार मेरा ब्रदर का सिलेक्शन हो गया है, नीतीश कुमार सीआईएसएफ में, नीतीश कुमार 2015 में। चलिए बहुत बढ़िया है। आरपीएफ सेट प्रैक्टिस लाएं सर, लाएंगे लाएंगे आरपीएफ सेट प्रैक्टिस 35 मैच 35 रीजनिंग। इसको खत्म होने दीजिए ना, आज 34वां एपिसोड चल रहा है, इसका 16 एपिसोड और है, तो नेक्स्ट संडे तक हम लोग लगभग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग 35 मैथ 35 रीजनिंग का आरपीएफ का लाएंगे। तो आज ये मेरे प्यारो 1 से 6 सत्र तक किस छात्र के सुधार का प्रतिशत अधिकतम रहा, किस छात्र का 1 से 6 छात्र में किस छात्र का, ये तो सभी छात्र का ना पीछे पूछा था कि सभी छात्र किस सत्र में ज्यादा सुधार हुआ, तो ज्यादा बढ़ोतरी हुआ पांचवा सत्र में। यहां पूछ रहा है उसी का क्वेश्चन है 1 से 6 सत्र तक किस छात्र के सुधार का प्रतिशत अधिकतम रहा। तो 1 से 6 सत्र में सत्र तक 1 से 6 तक, तो जैसे ये 74 हो गया, 74 से 86 हो गया 1 से 6 तक, तो 74 से 86 होना मतलब कितना बढ़ा, ये कितना बढ़ा, ये 74 से 86 हो गया, मतलब 6 6 12 बढ़ा, मतलब 12 है पहला से, मतलब 12 का सुधार हुआ है इसमें पहला से अंत तक। ये 55 से हो गया 69, मतलब कितना बढ़ा 15 और 15 मतलब कि लगता है 14 बढ़ा, तो ये 14 बढ़ा है। सी जो है पहला सत्र में 40 था, 66 हो गया, तो ये 26 बढ़ा है।
डी जो है 59 था 57 हो गया, तो ये 2 घट गया। ई जो है 66 था 92 हो गया। 66 से 92 होना मतलब सोचिए कितना, 24 2 28, नहीं नहीं कितना, इसमें 24 जोड़ेंगे तो 90, 24 2 26, 26 बढ़ा। तो देखिए कि पहला सत्र से छठा सत्र तक में सबसे ज्यादा सुधार किसमें हुआ, तो 66 से 26 बढ़ा है, आई 40 से 26 बढ़ा है, तो सबसे ज्यादा सुधार सी का हुआ, क्योंकि 40 से 26 बढ़ गया है, ये 66 से 26 बढ़ा है, तो परसेंट निकालिएगा तो सी का ज्यादा होगा। वैसे आप देख लीजिए, तो यहां पर सी का ज्यादा होगा, हालांकि ऑप्शन में डी दिया भी नहीं है, ऐसे डी का भी ई का भी 26 से दिया है, लेकिन ये 40 से 26 बढ़ा है, 66 से 26 बढ़ा है, तो प्रतिशत के मामले में हम लोग का सी 40 से 26 बढ़ के 66 हो गया है, तो प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा सुधार सी किया है। प्रतिशत के मामले में ही तो पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक सुधार कौन किया है, सी किया है, तो सी है ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया है। मुझे भी ग्लूकोज पी का पानी पीना है, गर्मी बहुत है। एक्चुअल में पढ़ाते पढ़ाते बहुत एनर्जी लॉस होता है, बोलने में एकदम जबड़ा दर्द करने लगता है, कुछ ना कुछ तो चाहिए। 60 छात्रों के समूह में 65% ने अपने लिंग को पुरुष के तौर पर और 30% ने अपने लिंग को महिला के तौर पर। कितने छात्रों ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया? बोले सर सिंपल सी बात है, परसेंटेज का चर्चा है तो टोटल 100 है, इसमें मेल किया है, 65% बोला कि हम मेल हैं और 30% बोला फीमेल है, तो निश्चित है नहीं करने वाला 65 और 30 कितना हुआ, 95, तो 5% जो है अपना लिंग नहीं बताया है, तो 60 का 5%, 60 का क्या परसेंट, 5%, यही ना बोल रहा है कि कितने छात्र ने अपना लिंग का उल्लेख नहीं किया, तो परसेंट काटेगा बटम 100, 20 दिया 60, 25 100, 5 से 5 कट गया, 3 विद्यार्थी ने, 3 छात्र ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया। कितने छात्र ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया? 3 छात्र ने। ठीक है, चलो आ जाओ, 10 पहुंच गए हम लोग। कहता है एक दुकानदार को अपने माल क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत पर बेचने चाहिए? क्या यार, चलो यहां पे देख लो मेरे प्यारों, कह रहा है एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ हो। 25%, ये वाला डायग्राम तो निश्चित रूप से एसएससी रेलवे का दामाद है, मैंने आपको बताया था, इसका हॉट ट्रिक मैं डेली बताता हूं। एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए, मतलब कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी उसे 12% लाभ हो। तो यहाँ पे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकलेगा, और मैं बार बार इस प्रकार के प्रश्न में बताता हूं कि ये आपके माइंड में सेट है कि कोई भी राशि अपने आप में कितना परसेंट है, 100 में, 100 में छूट को घटा दीजिए तो क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ दीजिए तो अंकित मूल्य। छूट कितना है बाबू, 25%, तो 75 क्रय मूल्य हो गया, कितना अंकित मूल्य 112। तो यही बोल रहा है कि कितना अधिक अंकित किए। आप काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं। तो चलिए कितना अधिक विक्रय मूल्य रखे या अंकित करे, कितना अधिक, तो 75 को नीचे रखेंगे, 75 से 112, तो 25 और 12 कितना हो गया, 37 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। चलिए अब काटेंगे हम लोग, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 7 चौका 28 के 8, बचा 2, 4 तिया 12, 2 14, 148/3, 3 चौका 12, बचा 2, 2 पर 8 28, 3 नमा 27, 49.1/3%, 49.1/3%, ऑप्शन नंबर डी। 49.1/3%, ऑप्शन नंबर डी। 49.1/3%, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कहता है एक्स 22 से 40% कम है, तो एक्स और वाई का रेशियो हम लोग निकालते हैं। एक्स 22 से तो 100 होगा,
40% कम है तो ये 60 हो जाएगा। x 22 से 20 तिया 60 20 चौका 80। x 22 से कितना प्रतिशत अधिक है? 22 से, 22 में से लगा तो 4, कितना अधिक है? 1% निकालना है 100 तो 25%, सॉरी 20 तिया 60 विपच 100, 20 तिया 60 विपच 100। बोल रहा है 22x से, x में से लगा तो 3, कितना अधिक है? तो 2, परसेंट निकालना है 100 से। तो यहाँ पे हो गया 200/3, 200/3 मतलब 66.2/3%, 66.2/3%, 66.2/3 है ऑप्शन नंबर सी, 66.2/3 है ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर हम सभी का 12। निम्नलिखित को हल करें, तो हल करिए। मैक्सिमम 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव, फिर 3 अंक के बाद दशमलव, फिर 3 अंक के बाद दशमलव। उसके बाद प्लस को जोड़ेंगे, ई प्लस में है, ई भी प्लस में है और ई भी प्लस में है, तो जो प्लस में है वो जुटेगा। ये क्या है? एक 4 है, 4 अकेले है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 2 2 0 2, 2 में से 0 घट गया, 2 में से 0 घट गया 2, अंतिम में 2 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 1 5, 5 में से 2 घट गया 3 और 3 में से 0 घट गया तो 3, इसमें तो दशमलव है नहीं तो 3, 32, तो 32 इसी में है और किसी में 32 सही नहीं है तो ऑप्शन देख लीजिए आप। जब एक ही ऑप्शन में 32 है तो फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। p बराबर 5 माइनस 2√6, तो p² प्लस 1/p²। तो बोलिए सर ये तो बड़ा मजेदार है, हम लोग पहले p प्लस 1/p का मान निकालेंगे। जैसे ही हमने p देखा कि 5 माइनस 2√6 है और मने मन इसका जब हम स्क्वायर किए दोनों का, तब 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 6 24, अंतर 1 का है। तो जब स्क्वायर करने पर 1 का अंतर हो तो p बराबर जो रहेगा 1/p जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, सिर्फ चिन्ह बीच वाला बदलेगा, 5 प्लस 2√6। यदि ऊपर वाला 5 प्लस 2√6 रहता तो 1/p का मान 5 माइनस 2√6 हो जाता। तो यहाँ पर सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा, सिर्फ क्या होगा मेरे शेर बहादुर? चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि p प्लस 1/p बराबर 2√6, 2√6 कट गया, 5 और 5 10, 5 और 5 10। तो यहाँ पे जैसे ही इसका मान 10 आया तो हम सभी जानते हैं कि p² प्लस 1/p² सीधे a² माइनस 2 होगा, 10² माइनस 2, 100 में से 2 घट गया 98, ऑप्शन नंबर डी। 100 में से 2 घट गया 98, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यदि 20x³ y² और 10x पर पावर 4 y पर पावर 4 का लघुत्तम 20x पर पावर 4 y पर पावर 4, तो महत्तम ज्ञात करें। हम सभी जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। हम सभी को महत्तम ज्ञात करना है, मतलब HCF ज्ञात करना है। तो HCF बराबर सीधे हो जाएगा पहली गुने दूसरी बटा LCM। तो HCF बराबर हो जाएगा पहली गुने दूसरी, तो पहली कितना है? पहली है 20x³ y² गुना 10x पर पावर 4 y पर पावर 4, 20x पर पावर 4 y पर पावर 4। चलिए अब काटते हैं, 20 से 20 कट गया, आर भी काटते हैं, x पर पावर 4 x पर पावर 4 y पर पावर 4 y पर पावर 4 कट गया। फाइनली हमारे पास बचा 10, ये 10 बचा, x³ y² बचा, तो 10x³ y², तो 10x³ y², तो 10x³ y² बचा, ऑप्शन नंबर सी। 10x³ y² बचा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाइए मेरे प्यारों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पहुंच गए। 4 टेबल क्लॉक है, मतलब टेबल घड़ी है, वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं, अलार्म होगा। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजे तो किस समय पुनः? तो यहाँ पर कहीं पर ये बोला गया है कि LCM निकालिए, नहीं बोला गया है, लेकिन क्वेश्चन देखते ही आप पहचान गए होंगे कि LCM निकालेंगे,
क्योंकि हम सभी को पता है कि जब अलार्म घंटियां हो या यातायात की बत्तियां हो या वृत्ताकार मार्ग पे लोग चल रहे हों, तो पुनः दोहराने की बात करें तो एलसीएम निकालेंगे। तो 10 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट का एलसीएम तो ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि इसका एलसीएम 100 होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? 100 होगा कि नहीं होगा? 100 मिनट होगा। सब बात छोटी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, तो इसको 60 से भागा देंगे। सॉरी, 100 मिनट होगी। तो 100 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 100 मिनट को लिख सकते हैं 1 घंटे 40 मिनट। 10, 20, 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 AM बजे हैं तो 1 घंटे 40 मिनट। तो पुनः कितने देर बाद बजेंगे? तो 1 घंटे 40 मिनट बाद नहीं होगा, 1 घंटे 40 मिनट बाद। तो बजा है कई बजे? 10 AM। तो जब 10 AM में आप 1 घंटा 40 मिनट जोड़ते हैं तो 11:40 होगा। ऑप्शन में कहीं पर है? नहीं है। तो फिर 11:40 में फिर 1 घंटा 40 मिनट जोड़िए, पुनः एक साथ बजेगा। तो इसको जो कितना हो जाएगा? 11 1 12 और 40 40 80, यानी 1:20 हो जाएगा। तो क्या 1:20 PM कहीं पर दिया है? नहीं दिया है। तो फिर इसमें 1:40 जोड़िए, तो ये हो जाएगा 1 1 2 1 घंटा, मतलब 3 PM। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन दे सकता था, आप जोड़ते जाइए क्योंकि उतना उतना देर के बाद एक साथ बजते जाएगा। तो 11:40 नहीं दिया है, तो 11:40 देता तो 11:40 आंसर हो सकता था। सॉरी, 11:40 आंसर हो सकता था, फिर 1:20 आंसर हो सकता था, फिर 3 PM पहुंच गए। तो 1:20 भी ऑप्शन नहीं है, 3 PM ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सभी का आंसर हो जाएगा कि पुनः एक साथ 3 PM ऑप्शन के अनुसार, नहीं तो 11:40 सर्वप्रथम, पुनः 11:40। क्लियर है? किसी को दिक्कत आपत्ति है तो बताइए। सोलह नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी त्रिभुज PQR में QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि RS बराबर RP। देख रहे हैं क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज हम लोग उठाते हैं, एक त्रिभुज हम लोग उठाते हैं PQR। एक त्रिभुज PQR में QR को S तक बढ़ाया जाता है, S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि RS बराबर RP, RS बराबर RP। ठीक है, RS बराबर RP। चलिए कोई बात नहीं है। भला कोण RPQ 55 डिग्री है। RPQ मतलब ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है RPQ, ये जो है 55 डिग्री है। अच्छा, कोण PRS, तो यहां पर जो है PRS, ये वाला कितना है? ये है 110 डिग्री। तो हम सभी जानते हैं कि बहिष्कोण है, आई बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। हम लोग पढ़े हैं मेरे प्यारों कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण, किसी त्रिभुज का, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख ही देता हूं, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के, मतलब ई वाला बहिष्कोण है तो ई कोण छोड़ के सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो यहां पे हो गया कि सुदूर अंत, फिर से बहिष्कोण जो होता है सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो 110 है तो ई 55 तो ई 55 का है कि दोनों मिला के 110 होना चाहिए। जब ई 55 तो ई वाला कितना होना चाहिए? 70 डिग्री। और ऐसे भी 110 है तो ई 70 ही होना चाहिए। बोल रहा है कोण PQS, तो PQS मतलब ये वाला कोण कितना होगा? तो बराबर 55 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी ई 110 है तो
अंतः कोण 180 होता है, तो 70 रही 55, तो फिर ये 55 ही हो जाएगा क्योंकि जोड़ के 180 होना है। तो PQS मतलब ये वाला कौन पूछ रहा है, तो हम सभी का हो गया 55 डिग्री। 55 डिग्री। सर रेलवे अप्रेंटिस का ग्रुप डी में सेफ स्कोर बताएं 2024 में क्या रहेगा। ओबीसी देखिए, यह स्कोर बताने वाला झंझट हम नहीं करते हैं। देखते होंगे कटअप पर मेरा वीडियो नहीं आता है, नहीं तो बहुत सारे टीचर कटअपे पर दिन रात वीडियो भी बनाते रहते हैं। हालांकि उससे एडवर्टाइजमेंट होता है, बच्चा ज़्यादा जुड़ता है, क्योंकि सब बच्चा जानना चाहता है, हमको भी बनाना चाहिए। लेकिन हमको नहीं लगता है, क्योंकि कटअप क्या कहा जा सकता है। वैसे मैं बच्चों को यही पढ़ाता हूं कि आप एकदम मेहनत करिए कि कुछ भी कटअप जाए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बस वही आपका सेफ जोन है। चलिए, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, हल करना है तो आप जानते हैं, पहले भाग वाला करिएगा 5 से, फिर 5 दिया 15, तो 45 + 15 ई ब्रैकेट -50, 45 15 60 में 50 गया तो 10, और फिर हम सभी का 35 हो गया, 10 45 और 5 50 हो गया। 3 से 50 गुना करेंगे तो 150 हम सभी का आंसर हो जाएगा। तो 150 आराम से हो गया। तो ब्रैकेट को ध्यान में रखते हुए इस सब क्वेश्चन को तोड़ना है। कहता है आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 19 है। ये ऑलरेडी आरोही क्रम में व्यवस्थित है, इसका माध्यिका 19 है, तो x का मान तो 1 2 3, ये पूरा 4, ये पूरा 5, ये पूरा 6 7 8। अब हम सभी जानते हैं कि एक्चुअल में माध्यिका होता क्या है। तो माध्यिका बराबर होता है आरोही क्रम में सजा के बीच वाला। आरोही क्रम में तो ये ऑलरेडी है, ये है आरोही क्रम में सजा के बीच वाला, बीच वाला अथवा, तो बीच वाला कैसे पता चलेगा, जब 7 गो रहेगा तो बीच में पता चल जाएगा, 9 गो रहेगा तो बीच में पता चल जाएगा, 11 गो रहेगा, 13 गो रहेगा, विषम रूप में रहेगा तब ना बीच वाला पता चलेगा। जब सम रूप में है तो कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा बीच वाला दो राशि का योग, दो राशि का योग बटा 2, ये होगा माध्यिका। यदि बीच वाला पता चल गया तब तो ठीक है, बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, बीच वाला माध्यिका होता है। माध्य होता है औसत योगफल बटा संख्या, माध्यिका होता है बीच वाला, बीच वाला नहीं पता चला तो यहाँ देखिए 1 2 3, ये पूरा 4, 5 6 7 8 गो है, तो इसमें बीच वाला 2 गो निकालना है, तो आप 3 गो लेफ्ट छोड़ दीजिए, 3 गो राइट छोड़ दीजिए, और ये दोनों को जोड़िए, x + 4 + x + 8 बटा 2 बराबर 19। तो अब तिरछा इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, x और x 2x + 8 और 4 कितना 12 बराबर 19 दूनी 38। 38 में 12 घटेगा ना, तो 2x बराबर कितना बचेगा, 26 बचेगा, हमें जैसा लग रहा है। तो x बराबर 13 हो जाएगा, यानी x बराबर 13 हो जाएगा। तो x बराबर 13 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो देख रहे हैं कि मजेदार क्वेश्चन आ रहा है हम सभी का मैथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 19, fx बराबर x + 1 बटा x - 1, तो fx f2 बराबर, तो पहले तो f2 है, तो इसको x के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी यहाँ पर पुट करेंगे x बराबर 2 पहला में, तो 2 पुट करेंगे, 2 + 1 बटा 2 - 1 मिला के हो गया 3 बटा 1 मतलब 3। ये तो पहला f निकला। फिर अब f3 निकालेंगे, तो 3 + 1, अब यहाँ पर पुट करेंगे x बराबर 3, 3 + 1 बटा 3 - 1 तो हो जाएगा 4 बटा 2, तो काट के 2 हो गया। अब ये भला निकालेंगे, फिर पुट करेंगे x बराबर 2 ही है ना, तो हो जाएगा 2 + 1 बटा 2 - 1, तो 3 बटा 1 यानी 3। तो तीसरा बार में भी हम लोग का 3 आ गया, तो यही फाइनली आंसर हो गया हम सभी का। तो एक बार पुट किए x बराबर 2, फिर पुट किए x बराबर 3, फिर पुट किए x बराबर 2 ही, तो अंततः जो आया यही हम सभी का आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बढ़िया से देखिए, बढ़िया से देखिए मेरे प्यारो, बढ़िया से देखिए, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, बस f 3 बार है तो 3 पर क्रिया होगा।
अब ये लास्ट क्वेश्चन है हम सभी के मैथ का। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई। बोलिए सर बहुत आसान है, आप ही तो बताए थे। एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसके केंद्र से पूरा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो एक वृत्त है यहां से, मान लीजिए यहां से केंद्र से कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो स्पर्श रेखा खींचा गया है, खींचा गया स्पर्श रेखा। अब इससे ये लंब हो जाएगा, लंब हो गया। स्पर्श रेखा खींचा गया, ये लंब हो गया। किसी भी वृत्त में स्पर्श बिंदु पर हमेशा त्रिज्या से लंब जाता है, तो त्रिज्या 4 है, तो ये बन गया क्या, समकोण त्रिभुज। कर्ण 5 है, त्रिज्या 4 है, तो ये वाला जो दूरी होगी ये कितना होगी, 3 सेंटीमीटर। पाइथागोरस के अनुसार 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम सभी का आंसर हो गया 3। 3 4 5 याद है, क्योंकि त्रिज्या ये कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण 5 रहेगा, तो ये 4 ये 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इधर से भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो 3 ही हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई बताइएगा। अब हम लोग करेंगे रीजनिंग का महातांडव, थोड़ा एनर्जी ले लेते हैं। अब तो 25 रीजनिंग का होगा, धुआं धुआं बाबू। तो अब आ जाइए हम लोग 25 रीजनिंग को 10 मिनट में